अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है, मेन कौन कौन सी कॉजेज़ हैं वाटर पोल्यूशन की, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और हम किस तरह से जो है वो वाटर पोल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का हम पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होती है, किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन सी जो है वो सोर्सेज हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, जो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं और कौन कौन से वेज हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एयर पोल्यूशन होती क्या है, किस वजह से है, किसको चीज़ को क्यों हम एयर पोल्यूशन को कॉज करने के कौन, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेन सोर्सेज क्या क्या हैं जिनकी वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन होती है और उसके बाद फर्दर जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम एयर पोल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज जो है एयर पोल्यूशन बेसिकली है क्या, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि हमने कहा था कि अगर वाटर की जो क्वालिटी है, अगर या उसके अंदर जो चीज़ डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद है या कोई भी कंपोनेंट्स मौजूद है, अगर क्वांटिटी उनकी कुछ हद तक इंक्रीज हो जाती है या फिर उनकी उसकी जो वाटर की क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वाटर पोल्यूशन कॉज करती है। इसी तरह हमने कहा था कि अगर वाटर की क्वालिटी के अंदर बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल तौर पे कोई भी चेंजेस आती हैं तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाती है। एयर पोल्यूशन में क्या है, एयर पोल्यूशन भी इसी तरह से कि हम कहते हैं कि अगर एयर के अंदर कोई भी इस तरह से कोई भी पार्टिकुलेट्स, कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या कोई भी हार्मफुल मटेरियल्स जो है वो अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है, जो कि क्या कर सकता है, डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकता है, इवन डेथ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से डेथ कॉज कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो डैमेज कॉज कर सकता है, फूड और क्रॉप्स को और जितने भी नेचुरल और बिल्ट इन्वायरमेंट्स हैं उन सबको इफेक्ट कर सकता है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, बेसिकली एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और हार्मफुल मटेरियल इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ particulates, biological materials, और हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। और हार्मफुल मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हो सकती हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स हो सकते हैं जो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से रिलीज हो रहे हैं, या कहीं पे भी बर्निंग हो रही है, या जैसे हम वेस्ट गार्बेज जितना भी होता है उसको ओपन एरिया में बर्न कर देते हैं तो प्लास्टिक, रबर, मेटल्स, फैब्रिक, सारी सिंथेटिक मटेरियल सारे जो है वो बर्न होते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उनके आपस में रिएक्शंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डिफरेंट हार्मफुल मटेरियल्स, डिफरेंट हार्मफुल गैसेज या डिफरेंट हम कहते हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स जो है वो इवॉल्व होते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो एयर की क्वालिटी है वो उसको इफेक्ट करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। occurs when air contain gases, dust, fumes और odor in harmful amounts। किस वजह से होते हैं कि जब मैंने जैसा कि बताया कि इसके अंदर डिफरेंट गैसेस की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगी, डस्ट हो जाएगी, फ्यूम्स हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है, एयर पोल्यूशन कॉज होती है। इट इज़ व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड गैसेज एक्सीड सेफ लिमिट्स। अब देखिए हम कहते हैं कि हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। एक लिमिट तक तो वो क्या है, हमारे लिए सेफ है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जिस तरह से डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस के रिजल्ट्स में जो है वो इमिशन इसी तरह से कंटिन्यू रही तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि हम क्या कहेंगे कि वो इतनी ज़्यादा एक्सीड कर गई है कि अब वो हमारे लिए क्या है, सेफ नहीं रही। तो उसको हम क्या कहेंगे कि एयर पोल्यूशन है। द एजेंट्स विच कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। क्या है, जो एजेंट्स पोल्यूशन कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एजेंट्स कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। उनको क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और पोल्यूटेंट्स कितने होते हैं, बेसिकली जो हम कहते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स या आम जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि टू टाइप्स के पोल्यूटेंट्स होते हैं। कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे जो होते हैं वो हैं सेकेंडरी।
प्राइमरी प्लूटेंट्स और सेकेंडरी प्लूटेंट्स में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी प्लूटेंट्स वो होते हैं जो हम कहते हैं कि एयर प्लूटेंट्स हैं, डायरेक्टली किसी सोर्स से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एंटर होता है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स हो रही है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंट गैसेज एमिशन होती है वो जाती है एयर में, तो वो हमारे प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से किसी की बर्निंग की वजह से इमिट हो रही है, या फिर हम कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि डायरेक्ट हमारे सोर्सेज है, लाइक व्हीकल्स जो जलती हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन से इमिट होते हैं, या कहीं पे बर्निंग हो रही है ओपन एरियाज में, या कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है तो उसकी वजह से जो है वो इमिशन होती है, या कहीं पे भी जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनके जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहे हैं वो एक बेसिक सोर्स बनते हैं डिफरेंट प्लूटेंट्स का, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्लूटेंट्स। सेकेंडरी प्लूटेंट्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी प्लूटेंट्स वो प्लूटेंट्स होते हैं जो हम कहते हैं कि जब प्राइमरी प्लूटेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मौजूद है, लाइक वाटर मौजूद है, मॉइस्चर के फॉर्म में, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में मौजूद है, जब वो उनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, किसी और इफेक्टिव या फिर हम ये कहेंगे टॉक्सिक या फिर हम ये कहें कि किसी और हार्मफुल जो है वो प्लूटेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम सेकेंडरी प्लूटेंट कहेंगे। प्राइमरी प्लूटेंट जो डायरेक्टली सोर्सेज से इमिट होते हैं, लाइक बर्निंग से हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन से हो गए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल वेस्ट से हो गए। सेकेंडरी प्लूटेंट्स कौन से होंगे? वो प्लूटेंट्स जो हम कहते हैं कि प्राइमरी प्लूटेंट्स के या तो आपस में रिएक्शन करने की वजह से, रिएक्ट करने की वजह से, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो दूसरी चीज़ें मौजूद है, लाइक मैंने सिंपल एग्जांपल दी कि जैसे वाटर मौजूद है, अगर वो उनके साथ रिएक्ट करता है तो उनकी वजह से जो बनते हैं हम, या ऑक्सीजन जो मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लूटेंट्स। प्राइमरी प्लूटेंट्स के एग्जाम्पल्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ कौन कौन से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। ये सारे प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज से इमिट होते हैं। सेकेंडरी प्लूटेंट्स क्या होते हैं? जो हमने क्या कहा कि प्राइमरी प्लूटेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से बनते हैं। लाइक अगर मैं बताऊं सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट, नाइट्रेट्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब देखिए, लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, सल्फर SO2 और बना है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बने हैं। जब ये हवा के अंदर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मौजूद है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्राइमरी प्लूटेंट है, और वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक सेकेंडरी प्लूटेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे इनकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जाती है, किस तरह से जो नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे हम बर्निंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी वजह से इनकी इमिशन होती है, एटमॉस्फेयर में जाते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जब इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, यही रिएक्ट करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, ये जो एयर की क्वालिटी है ये उसको इफेक्ट करते हैं, और एयर की क्वालिटी इफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे कि एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है। सोर्सेज अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। एयर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं। बेसिकली क्या किया गया है कि जो भी एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उनको टू जो है वो उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, डिपेंड अपॉन के वो किस तरह से जो है वो इमिट हो रहे हैं। टू सोर्सेज या फिर हम कॉजेज भी कह सकते हैं। सोर्सेज और कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या बताया मैंने, क्या होती हैं? दो टाइप्स की हम इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज दैट एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो होती है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो ह्यूमन और जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन कॉज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कहते हैं। और सेकंड जो है वो नेचुरल सोर्सेज, जो हम कह रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस जो है वो नेचुरली होते हैं। नेचुरल प्रोसेस भी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं
जो कि वाटर एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। अब हम देखेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वजूहात बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं या सोर्स बन रहे हैं हमारे एयर पोल्यूशन का। उसके अंदर क्या है, स्टेशनरी सोर्सेज लाइक स्मोक, स्टैक्स ऑफ पावर प्लांट। स्मोक्स कहाँ से निकलता है, कहाँ से होता है, इमिट होता है। बेसिकली अगर हम कोई भी बर्निंग कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री, लाइक मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूँ तो ये जो भट्टियाँ हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ ईंटें वगैरह जो पकती हैं, जहाँ पे बनाई जाती हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर स्मोक इमिट होता है और वो स्मोक क्या करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। पावर प्लांट्स, जहाँ पे जो हमारे पावर प्लांट्स रन कर रहे हैं, आपको पता है पावर प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल्स या फिर हम ये कह सकते हैं कि एयर पोल्यूटर्स जो है वो इमिट कर रहे हैं। मोबाइल सोर्सेज जो हमारी मूविंग ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी आती है, मोबाइल सोर्सेज, चाहे वो हम एरोप्लेन कंसीडर करें, चाहे वो हम ट्रेन कर रहे हैं, चाहे वो हम कोई भी गाड़ियाँ या साइकिल व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स या फिर एयरक्राफ्ट, मोबाइल सोर्सेज के अंदर ये तो हमारे स्टेशनरी सोर्सेज थे। मोबाइल सोर्सेज के अंदर हमारी क्या क्या आ जाती है, मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रीज के जो केमिकल वेस्ट होते हैं वो डस्ट, कंट्रोल बर्न प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। बर्निंग जो होती है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। इसके अलावा जो है वो है फ्यूम्स हैं, जो डिफरेंट फ्यूम्स हम कहते हैं कि इमिट होते हैं। एरियल स्प्रे हैं, इसके अलावा क्या है, पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। पावर प्लांट जैसे मैंने ऊपर लिख दिया, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो रन कर रही हैं वो भी क्या बनती हैं, मेन रीज़न बनती है हमारी वाटर एयर की पोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गए या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, बहुत सारे हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सबको भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो या तो वोलेटाइल होते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि आपस में रिएक्ट करके या किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। तो हम इनको पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हम उनको भी काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ये तो थे हमारे सारे के साथ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसके अंदर अपना रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वो एक है वो सोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल प्रोसेस के कौन कौन से ऐसे हैं जो उनके जरिए है वो क्या नाम है, मुख्तलिफ पोल्यूशंस जो है वो कॉज होती है। देखते हैं हम नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से। नेचुरल सोर्सेज के अंदर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, डिफरेंट रेडिएशन इमिट करते हैं। और जब वो रेडिएशन इमिट करते हैं तो ऑब्वियसली वो रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं। तो क्या है, रेडॉन गैस फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडॉन गैस फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं और क्या करते हैं, रेडिएशंस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली इमिट करते रहते हैं। मीथेन इमिट होती है बाय डाइजेशन से, जो कि वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। मीथेन इमिटेड बाय डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स की डाइजेशन की वजह से जो है, जब वो डाइजेस्ट करते हैं डिफरेंट फूड मटेरियल्स को, तो उसकी वजह से मीथेन जो है वो इमिट होती है। मीथेन जो है वो इवॉल्व होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाके इफेक्ट करती है। डस्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, आपको पता है बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से जो है वो डस्ट कॉज करते हैं। लैंड विद नो वेजिटेशन, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाइल्ड फायर, आपको पता है वाइल्ड फायर की वजह से क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कहते हैं कि जंगलों के अंदर जो आग लग जाती है, जो ये एक नेचुरल प्रोसेस ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाइल्ड फायर। और लास्ट वन जो है स्मोक दैट कम्स फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, वोल्केनोज, मीथेन्स, डस्ट, ये सारी चीज़ें वही स्मोक
दैट कम्स फ्रॉम वाइल्ड फायर की वजह से स्मोक आते हैं, या फिर वोल्केनोस की वजह से, क्योंकि जब भी वोल्केनिक इरप्शंस होती है या फिर वोल्केनो, एक तो वोल्केनोज है, इसके अलावा भी जो वोल्केनिक इरप्शंस भी होती है, तो उसके रिजल्ट्स में भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डिफरेंट गैशियस जो मटेरियल जो है वो इवॉल्व होता है, पार्टिकुलेट मटेरियल जो है वो इवॉल्व होता है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होकर एयर पोल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, किस तरह से जो है वो इफेक्ट करती है, क्या क्या कॉज करती है। नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन आता है रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो सबसे मेन हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कॉज करती है रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होती है, स्मोकी सा एरिया, स्मोक सी जो होती है वो पूरे के पूरे हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर छा जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक तो विजिबल चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र नहीं आती, सेकंड आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम भी कॉज करती है। और वो जो स्मोक होती है वो किस वजह से है, एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन और उसकी जो मेन रीज़न बताई जाती है वो क्या है कि हम कहते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा हमारा स्मोक जनरेट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ये जो किल्न के अंदर जो भट्टियाँ जो है डिफरेंट काम कर रही हैं उनके अंदर से जो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर स्मोक जनरेट होता है, तो बेसिक वजह वो बनती है। अब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, अगर हमारी जो एयर मौजूद है हमारे इर्द गिर्द, अगर वो प्रॉपर नहीं होगी, उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकुलेट्स मौजूद होंगे, डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकते हैं कि हमारे जो रेस्पिरेटरी है सिस्टम है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अस्थमा, निमोनिया, आपको पता है अस्थमा के पेशेंट्स का, तो अस्थमा जो है वो भी उन पेशेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को जो है वो कॉज कर सकते हैं। निमोनिया भी जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज करती है। नेक्स्ट जो है वो है सेकंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का जैसे आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि क्या है, हमारे एयर के अंदर जो है वो डिफरेंट लाइक मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो बढ़ती जा रही है, किस वजह से कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जितने भी हैं उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है, और वो क्या करती है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो एक कि पूरा का पूरा एक लेयर बना लेती है और बहुत सारी रेडिएशंस को जो है वो वापस जाने नहीं देती, जिससे क्या होता है कि क्या है हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो सी लेवल्स है वो बढ़ता है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस जो होती है, जो हमारे मुख्तलिफ आइस ग्लेशियर्स हैं या फिर जो पोलर्स हैं, उन पोलर कैप्स हैं, उनकी वजह से क्या होता है जब ग्लोबल वार्मिंग होगी हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगी, जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, उसकी वजह से सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो एक तो ये हो गया कि वाटर एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, इसके साथ साथ जो सी लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो भी क्या करता है कि हम कहते हैं कि जो उनके इर्द गिर्द की जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उन सबको भी जो है वो सी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एसिड रेन। एसिड रेन भी जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। एसिड रेन का मैंने क्या बताया था कि जब क्या होता है कि जब मुख्तलिफ हार्मफुल गैसेज लाइक नाइट्रोजन है या फिर सल्फेस है, सल्फर ऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर जाते हैं, तो एयर के अंदर मौजूद वाटर के साथ वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एज रिजल्ट एसिड्स बनाते हैं, जो कि एसिड रेन की फॉर्म में जो है वो वापस अर्थ पे आता है। और वो क्या करता है, क्योंकि एसिड मौजूद है तो वो जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ मौजूद है वो उनको भी इफेक्ट करेगा, और जितनी हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं वो उनको भी जो है वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन।
यूट्रिफिकेशन क्या होता है? कंडीशंस वेयर हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम पोल्यूटेंट्स get developed on sea surface and itself turn into algae and affects fish plant। इसमें क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होती है तो वो क्या करती है कि हमारे सी सरफेस के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्जाई की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और जब अल्जाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है अल्जाई जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है। एक तो ग्रो अल्जाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से करती है तो वो क्या करते हैं कि जो भी रिवर्स होते हैं उनकी पूरी सरफेस को कवर कर देती है। जब वो पूरी सरफेस को कवर कर देगी तो हम कहते हैं कि जो भी लाइट्स वगैरह हैं वो क्या हो सकते हैं वाटर के अंदर जो है वो एंटर नहीं होंगी तो जिससे क्या होगा कि जो भी फिश एक्वाटिक एनिमल्स मौजूद हैं या जो भी प्लांट्स वाटर प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अंदर मौजूद है उनको जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे या प्रॉपर हम कहते हैं लाइट नहीं मिल पाएगी तो वो इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जब अल्जाई मौजूद होती है तो जब वो डीकम्पोज होना स्टार्ट होती है तो वो क्या करती है वाटर के अंदर जितने भी मिनरल्स मौजूद हैं या वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको यूटिलाइज करती है डीकम्पोज होने के लिए। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम होगी जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं या एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सारे के सारे इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है? वाइल्ड लाइफ को हम इस तरह से कह सकते हैं कि इफेक्ट कर सकती है कि मुख्तलिफ जो टॉक्सिक प्लूटेंट्स हैं या पॉइजन कॉजिंग प्लूटेंट्स हैं या कार्सिनोजेनिक प्लूटेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी अर्थ की सर्फेसेज होती है बहुत सारे ऐसे प्लूटेंट्स होते हैं जो उनकी सर्फेसेज के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और जब भी उनको जो है वो उस वाटर को कोई भी वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड जितने भी बर्ड्स हैं या कुछ भी हैं जब वो उस वाटर को यूटिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे कि वो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर एंटर होते हैं और उनको क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट डैमेज। क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट डैमेज का हमने देख लिया था कि क्या है किस तरह से करते हैं कि जिसकी सिंपल एग्जांपल हमने एसिड रेन देखी थी कि अगर एसिड रेन कॉज करेगा तो उससे क्या होगी हमारी क्रॉप्स और फॉरेस्ट जो है वो दोनों इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है इनके इम्पैक्ट्स कि किस किस चीज़ के ऊपर जो है वो अपना इम्पैक्ट एयर पोल्यूशन कॉज करती है। एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट्स देखते हैं हम। इम्पैक्ट्स मतलब किस किस चीज़ के अंदर असरअंदाज होती है। ऑब्वियसली हमने पहला देख लिया कि क्लाइमेट हमारा जो है वो इफेक्ट होता है जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग देख ली। इसके अलावा भी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ओजोन डिप्लीशन भी जो है वो कॉज कर रही है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है ओजोन डिप्लीशन भी होगा। ओजोन डिप्लीशन कैसे? क्योंकि हमने कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही जाता है और फिर वो क्या करता है ओजोन के साथ इंटरेक्ट करके ओजोन डिप्लीशन कॉज करता है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ओजोन डिप्लीशन भी जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। क्लाइमेट सिस्टम को हमारा इसके वजह से जो है वो इफेक्टिव होता है, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज होता है। सी लेवल इंक्रीज होता है तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ इफेक्ट होती हैं। हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ रही हैं, ओजोन डिप्लीशन हो रही है जिसकी वजह से रेडिएशंस आ रही हैं। तो हमारा क्लाइमेट सिस्टम जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। हेल्थ पे ऑब्वियसली बहुत सारे हेल्थ इश्यूज कॉज करती है। लाइक हमने देखा कि क्या है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम कॉज करती है, अस्थमा, निमोनिया, इस तरह की चीज़ें जो है वो ये कॉज करते हैं। इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगी क्योंकि जाहिर है जब हम कहते हैं कि पोल्यूशन बढ़ती जाती है तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से और बहुत सारे दूसरे इश्यूज जनरेट होते हैं और जिसकी वजह से इकोनॉमी पे हमारा इफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट तो सबसे ज़्यादा, इसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है कि वो जगह जहाँ पे या वो पार्ट या वो सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम के हम इन्वायरमेंट के ऊपर जब इफेक्ट बात करें तो अगर हमारा इन्वायरमेंट इफेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट होगा। फॉरेस्ट्री और हमारा एग्रीकल्चर, इन सब को जो है वो एयर पोल्यूशन इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल मेजर्स कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मेजर्स
मीन्स कि हमने किस तरह से जो है वो इसको कंट्रोल करना है, यूजिंग सम मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड इन दिस डायरेक्शन। और अगर हम कुछ अपने सोर्सेज जो है वो उनको कंट्रोल कर लें या हम उनको जो है वो प्रॉपर वे में यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक जो है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट वन क्या है, अनलेडेड पेट्रोल, मतलब कि हम ऐसा पेट्रोल यूज़ करें कि जिसके अंदर लेड मौजूद ना हो। लेडेड मतलब जो लेड होता है, पीबी, लेड एक केमिकल कॉन्टेमिनेंट्स है जो कि क्या करता है, पोल्यूशन कॉज करता है, केमिकल कंपोनेंट है। अनलेडेड पेट्रोल कि हमने क्या करना है, अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा यूजिंग फ्यूल्स विद लो सल्फर एंड ऐश कॉन्टेंट, यूजिंग फ्यूल्स विद लो सल्फर एंड ऐश कंटेंट। अगर हमारे जो भी हम फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर ये कंटेंट कम हो गए, तो जैसे हमने कहा था कि सल्फर ऑक्साइड्स भी इमिट होते हैं और यही एसिड रेन भी कॉज करते हैं, तो अल्टीमेटली हम वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनकरेज पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जितनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्यूल बर्निंग होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एयर पोल्यूशन कॉज होगी। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, लोगों को, या फिर हम क्या करें, वॉक करें या फिर साइकिल को जो है वो यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम इन चीज़ों को प्रेफर करें तो हम बहुत हद तक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंश्योर दैट हाउसेज, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स एंड प्लेग्राउंड्स आर नॉट लोकेटेड ऑन बिजी स्ट्रीट्स। बिजी स्ट्रीट्स के ऊपर हम अपने हाउसेज, स्कूल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह को जो है वो ना बनाएं। प्लांट ट्रीज, जितने ज़्यादा हो सकता है कि हम क्या करें, ट्रीज को जो है वो प्लांट करें, प्लांट ट्रीज, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो ये डिफरेंट पार्टिकुलेट्स को रिमूव करेगा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा क्या करते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो नॉइस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। इंडस्ट्रीज एंड वेस्ट डिस्पोजेबल साइट्स शुड बी सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी। इंडस्ट्रीज एंड वेस्ट डिस्पोजेबल, इंडस्ट्रीज एंड वेस्ट disposal situated outside the सिटी के बाहर बनाएं या फिर जो लिविंग एरियाज होता है उनसे बनाएं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स शुड बी यूज्ड टू कंट्रोल इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। डिफरेंट जो भी हमारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं या फिर जितने भी हमारी व्हीकल्स हैं, अगर हम उनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ करें तो उससे भी हम क्या यूज़ करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी यूज, कैटालिटिक कन्वर्टर्स शुड बी यूज्ड। तो ये बेसिक क्या है, कंट्रोल मेजर्स है जिनके ज़रिए हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम क्या करें कि जो भी हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, अगर हम जो भी केमिकल्स यूज़ करें, अगर हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स यूज़ करें, हम अपना जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको हम प्रॉपर डंपिंग करें, उसकी प्रॉपर डिस्पोज या मैनेजमेंट उसकी प्रॉपर हो, तो उससे हम काफ़ी हद तक जो है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, वो कन्वर्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा कंपोनेंट या कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस इमिट हो रही है या कंपोनेंट इमिट हो रहा है तो वो किसी उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि लेस हार्मफुल होती है। तो इस तरह के कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं। आज का हमारा टॉपिक एयर पोल्यूशन था, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन देखा क्या होता है, उसकी डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ या सोर्सेज देखी, फिर हमने इफेक्ट्स देखे एयर पोल्यूशन के, फिर हमने उसका इम्पैक्ट देखा और लास्ट में जो है हमने उसके कंट्रोल मेजर्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इंशाल्लाह थर्मल पोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।